हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। सीटेट के साथ साथ यह यूपीटेट, एनवीएस, केवीएस और डी ट्रिपल एस बी में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके आज के इस जीन पियाजे सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे को विकासात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास का गहराई से अध्ययन किया और मानव के मानसिक विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक विकास के रूप में की। जीन पियाजे जो कि एक विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, इन्होंने जीन पियाजे जी ने बालक के संज्ञानात्मक विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में गहराई से अध्ययन किया और मानव के मस्तिष्क के विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर की। अब चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जीन पियाजे की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, दूसरी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, तीसरी पुस्तक है द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ड, चौथी पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड और पांचवी पुस्तक है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बने हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। जीन पियाजे के अनुसार इनके कुछ कथन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जीन पियाजे का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो संसार के बारे में जो क्या समझ रखते हैं, वो कैसे संसार को देखते हैं, वो उसके बारे में वो सक्रिय रूप से अपनी समझ की रचना करते हैं। अगला कथन है, हर बच्चे के अंदर एक वयस्क और हर वयस्क के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है। यह कथन भी जीन पियाजे जी का है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। पहली अवस्था है संवेदिक पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटार स्टेज कहते हैं। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की होती है। चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अब हम इन अवस्थाओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहली अवस्था है संवेदिक पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटार स्टेज कहते हैं। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक या फिर 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे में क्या क्या विकास होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इस अवस्था में शिशु शरीर से चीज़ों को इधर उधर करते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं, वे प्रकाश तथा आवाज़ के प्रति क्रिया करना आरंभ कर देते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि किस अवस्था में जो बच्चा होता है वो प्रकाश, लाइट और आवाज़ के प्रति क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। तो संवेदिक पेशीय अवस्था में, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है, इसमें बच्चा प्रकाश और आवाज़ के प्रति अट्रैक्ट होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था का बालक किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना आदि की स्वाभाविक क्रियाएं करता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है संवेदिक पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटार, यानी जो बच्चा होता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। किसी वस्तु को छू करके, किसी वस्तु को देख करके, पकड़ करके, मुंह में रख करके, ठीक है, दांतों से काट करके, इत्यादि की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इसके द्वारा वह क्रियाएं करता रहता है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। बालक असहाय, जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने का प्रयास करता है। असहाय, बालक असहाय कैसे होता है? क्योंकि वो गतिशील, जीवधारी से गतिशील होता है। अर्धभाषी होता है, यानी पूर्णतः वो अपनी जो अभिव्यक्ति होती है वो पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाता है, दूसरे को समझा नहीं पाता है, तो वो अर्धभाषी होता है। और सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने का प्रयास भी करता है। जो बच्चा होता है इस स्टेज में, बच्चा प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। इसमें ये होता है कि जो बच्चा होता है वो प्रयास करता है, उससे गलतियां होती हैं, गलतियों से वो फिर सीखता है, फिर प्रयास करता है। तो प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से वो क्रियाएं करता रहता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है।
इस अवस्था में बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, यानी संवेदी पेशीय अवस्था में जो बच्चा होता है वो जो अपने से बड़े होते हैं उनका अनुकरण करता रहता है। अब चलते हैं अगली अवस्था पे। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष तक की होती है। दूसरी है अंतर्दर्शी अवस्था जो 4 से 7 वर्ष तक की होती है। अब हम पहले बात करते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की 2 से 4 वर्ष की। इसमें सूचकता का विकास हो जाता है। सूचकता का विकास यानी संकेत, बच्चे जो होते हैं वो संकेत चिन्हों का प्रयोग करना धीरे धीरे प्रारंभ कर देते हैं। बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी बालक यह समझने लगता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी शब्द है, ये इसका जो प्रयोग होता है वो किसी एक पर्पज वस्तु के लिए ही किया जाता है। पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर जोर दिया है, एक संकेत की और दूसरा चिन्ह की। यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। अगले पॉइंट पर चलेंगे, अंतर्दर्शी अवस्था जो 4 से 7 वर्ष की होती है। इस अवधि में जो बालक होता है वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख लेता है, पर उनके पीछे छिपे नियमों को समझ नहीं पाता है। यानी कि ये होता है कि जो सिंपल से जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग होते हैं ये तो बच्चा करने लगता है, लेकिन उनके पीछे जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनके बारे में वो समझ नहीं पाता है। इस उम्र के बच्चों में के चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता है। जैसे यदि बालक को कहा जाए 2 × 3 = 6 हुआ, तब 3 × 2 कितना होगा, यह बालक इसका जवाब नहीं दे पाता है। इसमें बच्चों में पलटावीपन का जो गुण होता है वो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है। इसमें यही होता है कि अगर बच्चे से पूछते हैं कि 2 × कितना होता है तो बच्चा 6 तो बता देता है, लेकिन इसको अभी उलट करके पूछा जाता है कि अगर 3 × 2 कितना होता है तो इसके बारे में बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता है। अर्थात इसमें पलटावी जो गुण होता है वो विकसित नहीं हो पाता है। इसका अगला उदाहरण है, जैसे विद्यालय से घर अगर 2 किलोमीटर है, बच्चे से पूछा जाता है कि विद्यालय से घर अगर 2 किलोमीटर है तो वही घर से विद्यालय कितनी दूरी है, घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, इसका जवाब बालक नहीं दे पाता है और इसके बारे में वह समझ नहीं पाता है, क्योंकि इसमें पलटावीपन का जो गुण होता है वो विकसित नहीं होता है। अगली अवस्था है तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है। मूर्त वस्तुएं जो भी होती हैं उनके बारे में सोचना, विचार करना, और ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे कार्य करती हैं इत्यादि के बारे में चिंतन करना आरंभ कर देता है। बालक के चिंतन में उत्क्रमणशीलता, पलटावी गुण आ जाता है। पीछे वाली स्टेज में क्या था कि बालक में पलटावी पल का गुण जो था उसमें विकसित नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसमें पलटावी गुण विकसित हो जाता है। अब अगर आप उसे 3 × 2 पूछते हैं तो वो 6 बता देता है, और इसको अगर पलट के अगर आप 3 × 2 पूछेंगे तो वो 6 बता देता है, और अगर 2 × 3 पूछेंगे तो भी वह 6 बताता है, क्योंकि अब पलटावीपन का जो गुण होता है वो विकसित हो चुका होता है। इसके अंतर्गत जो बालक होता है वो दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष बताने योग्य हो जाता है, इत्यादि के बारे में उसको जानकारी होने लगती है। बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता है। बालक लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में, वजन है, तरल है, वस्तु ठोस है, तत्व का संरक्षण कैसे किया जाता है, वस्तुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है, इनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ कर देता है। वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार उनको क्रम से लगा सकता है। भाषण एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है, यानी बालक अच्छे से बोलना, एक संप्रेषण कैसे बोला जाता है, किस प्रकार से कौन सी भाषा का कैसे प्रयोग किया जाता है इत्यादि के बारे में योग्यता उसके अंदर विकसित हो जाती है। वस्तु की जो लंबाई होती है वो और वजन के अनुसार वस्तुओं को क्रम में लगा सकता है इस अवस्था में। अब अगली अवस्था चलते हैं। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। बालक की अवलोकन क्षमता का मतलब किसी वस्तु के बारे में वो अवलोकित करता है, उसके बारे में गहन अध्ययन करता है, सोचता है, समझता है। तर्क करने की शक्ति, वो तर्क करने लगता है कि अगर ये वस्तु है तो कैसे है, अगर ये ऐसे नहीं है तो दूसरी तरह से अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये कैसे होगी, इत्यादि के बारे में वो तर्क करने लगता है। सोचने विचारने की क्षमता जो होती है वो विकसित हो जाती है। कल्पना करने की शक्ति, बच्चा जो होता है वो कल्पना की शक्ति में रहता है, तथा प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे में सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो अत्यधिक विकसित हो जाती है। किसी भी वस्तु के बारे में उस जो निष्कर्ष होता है वो निष्कर्ष निकालने की जो पर्याप्त क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है। इस अवस्था में निगमन तर्क यानी नियम से उदाहरण की ओर का विकास हो जाता है।
बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। जो बालक होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें ये पूछा जाता है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था के बालक में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक की होती है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर है जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्यय। जीन पियाजे जी ने कुछ अपने सिद्धांत के कुछ संप्रत्यय दिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। जो बालक होता है वो वातावरण के साथ जो समायोजन करता है, जो वातावरण के साथ में रहता है, वहाँ पर जो क्रियाएं करता है, ये क्या होता है? इसके साथ में जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है वातावरण के साथ में समायोजन करने की, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। पियाजे जी ने अनुकूलन की प्रक्रिया के 2 उप प्रक्रियाएं बताई हैं। पहली है आत्मसातकरण, इसे आत्मीकरण, समावेशन या समावेशीकरण कहते हैं। समावेशन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार जोड़ना। मान लो किसी बच्चे के पास कोई पूर्व ज्ञान है, तो उस पूर्व ज्ञान में अगर कहीं से उसे नवीन ज्ञान मिलता है, उसे उसमें जोड़ देता है। उदाहरण स्वरूप, बच्चे ने कहीं पर चिड़िया उड़ती हुई देखी, तो वो समझता है कि जो चिड़िया होती है वो उड़ लेती है। फिर कहीं पर अगर वह पतंग उड़ते हुए देखता है, तो वो यही समझता है कि ये चिड़िया ही है, तो वह पतंग को उड़ते हुए देख रहा है, तो वह पतंग को पतंग ना करके चिड़िया कहता है। तो अपने पूर्व ज्ञान में वह नवीन ज्ञान को जोड़ रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है समायोजन, जिसे व्यवस्थापन, समाविष्टीकरण या स्थानीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नई योजना बनाता है बच्चा, या पुरानी योजना को संशोधित करता है। पुरानी योजना को संशोधित करने से क्या मतलब है? पहले वो चिड़िया उड़ती हुई देखता है, फिर वह पतंग उड़ती हुई देखता है, तो वो क्या कहता है कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ रही है उसी तरह से पतंग उड़ रही है, तो ये पतंग नहीं है, क्या है? चिड़िया है। लेकिन पुरानी योजना में जब वो संशोधित करता है, तो पतंग में धागा लगा हुआ देखता है, तो वह पतंग को धागे वाली चिड़िया कहता है। अगला पॉइंट है साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है? साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण जो होता है तथा समायोजन की जो प्रक्रिया होती है, उनके मध्य में एक बैलेंस, संतुलन स्थापित कर लेता है। संतुलन स्थापित कैसे करता है कि वह कहीं से इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि जो चिड़िया होती है वो उड़ती है, लेकिन जो ये धागे वाली चिड़िया है, ये चिड़िया ना होकर के बल्कि यह पतंग है। इसके बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक बैलेंस स्थापित कर लेता है। अब वह पतंग को धागे वाली चिड़िया ना कहकर पतंग ही कहता है। ये साम्य धारण कहलाता है। अगला पॉइंट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। बच्चा अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित करता है, इसे संगठन कहते हैं। जो बच्चा होता है वो जहाँ जहाँ से जो भी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, उनको ठीक ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से जो रखता है, उसे संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्कीमा क्या होता है? बच्चे की जानकारी के जो छोटे छोटे खंड, जहाँ वह अपनी जानकारी को सहेज कर रखता है। जो जानकारियाँ उसको मिलती हैं जो छोटे छोटे खंडों के रूप में, पार्ट्स के रूप में, उन खंडों को जो एक जगह पर, उन जानकारियों को एक जगह पर जो एकत्रित करके रखता है, वह स्कीमा कहलाती है। अगला स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स किसी कार्य को करने का सही क्रम। जो बच्चा होता है अगर किसी कार्य को सही क्रम से, सीरियल से जैसे किया जाता है, किसी कार्य को क्रम वाइज किया जाता है, उस प्रकार से करने का जो क्रम होता है वो स्कीम्स कहलाता है। जैसे बालक द्वारा विद्यालय के लिए किताबें वर्ग रूटीन के अनुसार रखना। जैसे बालक जो होता है वो विद्यालय जाने के लिए जो पुस्तकें होती हैं उनको रूटीन में यानी डेली उपयोग के अनुसार जो क्रम में व्यवस्थित करके रखता है कि अगर मेरा जो फर्स्ट क्लास है उसमें ये पुस्तक पढ़ाई जाएगी, सेकंड क्लास में ये पुस्तक पढ़ाई जाएगी, तो इन वर्गों के आधार पर रूटीन के अनुसार जो किताबें होती हैं उनको व्यवस्थित सही क्रम में रखता है। ड्रेस पहनना और टाई पहनना, पहले ड्रेस पहनता है फिर टाई पहनता है, तो जो भी कार्य होते हैं उनको अगर सही क्रम से जो करता है, यही स्कीम्स होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जीववाद क्या होता है? बच्चे खिलौने आदि को जीवित समझते हैं, यह भ्रम ही जीववाद है। बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उनको वो जीवित समझते हैं। खिलौनों को खाना खिलाते हैं, खिलौनों से बात करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो जो डंडा होता है उसको लेकर के दौड़ते हैं, कहते हैं ये मेरी गाड़ी है। तो ये जो होते हैं वो बच्चे को उसको जीवित समझते हैं। अगर खिलौना कहीं पे गिर जाता है तो रोने लगते हैं कि मेरे खिलौने को चोट लग गई है। तो ये एक भ्रम होता है, उनको लगता है कि इनमें जीवन पाया जाता है, इन खिलौनों में जीवन है, यही जीववाद कहलाता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस।
वस्तु भले ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। वस्तु स्थायित्व ये होता है कि जो वस्तु होती है अगर किसी एक स्थान पर रखी है, अगर वहाँ से वो हटा दी जाए तो भी बच्चा जा करके वहीं पर देखता है, क्योंकि वहाँ उसे पता होता है कि वो वस्तु पहले से वहाँ पर रखी जाती है लेकिन अब नहीं है। तो वस्तु वहाँ पर नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व वहीं पर बना रहता है, यही वस्तु स्थायित्व कहलाता है या ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। केंद्रीकरण क्या होता है? बच्चा किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस कर पाता है। जैसे अगर बच्चा फोकस करता है तो अगर कोई लंबाई में वस्तु रखी हुई है तो लंबाई पर ही फोकस करेगा, उसकी चौड़ाई में अंतर, लंबाई और चौड़ाई में अंतर नहीं कर पाएगा। अगर लंबाई में देखेगा तो कहेगा ये ज़्यादा है और चौड़ाई वाली कहेगा कि ये कम है, तो इन दोनों में ये वो अंतर स्थापित नहीं कर पाएगा। ये केंद्रीकरण होता है। आत्म केंद्रिता क्या होती है? बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही वरीयता देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है, जो कुछ भी मैं कहता हूँ बस वही सही है। तो ये जो दृष्टिकोण होता है वो अपने ही दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं, यही आत्म केंद्रिता होती है, वो आत्म केंद्रित होते हैं। अपलटावीपन क्या होता है? बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाते हैं। जैसे 3 गुणे 2 पूछा जाता है तो बच्चा 6 तो बता देता है, लेकिन अगर 2 गुणे 3 पूछ लिया जाता है तो वो कुछ नहीं बता पाता है, यानी जिस बिंदु से वह आगे निकल गया है वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाता है, उसको पुनः पलट करके उस बिंदु पर नहीं आ पाता है, यही अपलटावीपन कहलाता है। अगला पॉइंट है संरक्षण का अभाव। बच्चों में संरक्षण का अभाव जो होता है वो शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन होने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है, उसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। शुरुआती आकृति मान लो जो आटा है उसके ऐसे ऐसे गोलियां बनाई जाती हैं, लेकिन इन गोलियों को अगर बेल कर ऐसे रोटी बना दी जाती है तो बच्चा जो इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है इसको भूल जाता है और सिर्फ यही अवस्था वो याद रखता है। उसकी जो शुरुआती आकृति होती है उसमें परिवर्तन करके अगर ये ऐसी आकृति कर दी गई तो जो बच्चा होता है वो प्रारंभिक आकृति को भूल जाता है। अब वो नहीं समझ पाता है कि ये यहाँ से अगर आई है तो अगर इसको पुनः लपेट दिया जाए तो ये ऐसे वापस बन जाएगी, लेकिन बच्चा इसके बारे में नहीं बता पाता है, तो इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। यानी शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन होने पर बालक जो शुरुआती आकृति यानी अब इस आकृति को बालक भूल जाता है, इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। अब बात करेंगे पियाजे जी ने भाषा विचार के बारे में क्या तर्क दिया है। पियाजे जी कहते हैं कि जो विचार होता है वो पहले आता है और भाषा बाद में आती है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन भी बन चुका है कि किसके अनुसार विचार पहले है और भाषा बाद में है। तो पियाजे जी कहते हैं कि विचार पहले आता है और भाषा। पियाजे जी निजवाक या इकोसेंट्रिज्म के बारे में कहते हैं कि बच्चा जो स्वयं से बातचीत करता है वह अर्थहीन होता है। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा निजवाक करता है, जो भी बड़बड़ाता है, जो स्वयं से बातचीत करता रहता है बच्चा, वह अर्थहीन होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वह ईगोसेंट्रिज्म जो होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो अपने मन से ही वो बातचीत स्वयं से करता रहता है। तो ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।